भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद के सिल्वर जुबली सेरेमनी में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद राज्यसभा से अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन जीसी काइट, लोकप्रिय विधायक और प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जेपी पांडे जी, महापौर गाजियाबाद श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, स्थानीय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, चेयरमैन काइट श्री सरीश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी जनरल काइट श्री सुनील पी गुप्ता जी, काइट परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ट्रस्टीज और उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, काइट से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी छात्र छात्राएं और पुरातन छात्र जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आज समाज को कुछ दे पाने की स्थिति में है, उन सब की उपस्थिति सिल्वर जुबली सेरेमनी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही हैं। मैं काइट परिवार को सफलता के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मुझे याद है आज से 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो, इसके लिए तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था और काइट ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इससे पहले यहां पे बहुत दुर्लभ स्थिति हो पाती थी, नहीं हो पाता था। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्थापित करने की एक नई होड़ प्रारंभ हुई और उसमें काइट भी एक संस्थान के रूप में स्थापित होता है। लेकिन पहले दिन से ही संस्थान के द्वारा क्वालिटी पे फोकस करने का जो कार्यक्रम चला, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। 25 वर्ष के शानदार यात्रा काइट की को अन्य संस्थानों से अलग एक नई पहचान दिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े हुए, एकेटीयू से जुड़े हुए जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से आपका एफिलिएशन है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम इंजीनियरिंग संस्थान बंद के कगार पर हैं, वहीं पर हम लोगों के सामने सिफारिश आती है कि काइट में एडमिशन हो जाए हमारा, तो हम बहुत अच्छा रहता है।
ये चीजें दिखती कि समय के अनुरूप जो अपने आप को ले चलता है, समय से 2 कदम आगे बढ़ करके जिन लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और समय की चुनौती के साथ जूझने का, जिसमें एक तमन्ना होती है, एक जज्बा होता है, वही न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बल्कि जीवन में समाज को और देश को भी कुछ दे सकता है। या काइट परिवार की 25 वर्ष की यात्रा उसका एक प्रतीक है। सचमुच इसके लिए अतुल जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने शानदार तरीके से केवल एक कॉलेज और एक संस्थान नहीं खोला, बल्कि कॉलेज और संस्थान को भारत के योग्य नागरिकों की एक टीम, एक फौज खड़ी करने का एक मादा भी उन्होंने अपने अंदर तैयार किया और अपने सभी ट्रस्टीज को इसके लिए तैयार किया। आज उसका प्रतिफल हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। अभी मैंने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। इससे पहले भी मैं एक बार पहले भी आया था, लेकिन उस समय एक राजनीतिक कार्यक्रम में आया था, चुनावी सभा में आया था। आज फिर मैंने जब यहां पर आया तो मैं एक वर्कशॉप में गया। याद करिए, आज से 25 वर्ष पहले केवल 3 डिग्री कोर्स के साथ काइट प्रारंभ हुआ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। और अब तो एक लंबी श्रृंखला न केवल एकेटीयू से एफिलिएटेड तमाम कोर्सेज यहां पर संचालित हो रहे हैं, बल्कि अभी मैंने देखा स्पेस साइंस में मुझे लगता है पहला संस्थान होगा प्रदेश का जहां पे स्पेस साइंस के बारे में भी एक नए पाठ्यक्रम के साथ संस्थान ने अपने आप को तैयार किया। रोबोटिक्स साइंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में डिग्री के पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए भी अपने आप को न केवल तैयार किया बल्कि उसको संचालित भी कर दिया। मैं बहुत पहले से एकेटीयू से इस बारे में कहता रहा हूं और मैंने स्वयं भी एकेटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को इस बारे में कहा कि न्यू एज कोर्सेज को लेकर के हमें चलना होगा, क्योंकि अगर न्यू एज कोर्सेज नहीं आएंगे हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे। हमारे युवा कार्य की तलाश में भटकते रह जाएंगे। याद करिए, जिन लोगों ने ये इंजीनियरिंग संस्थान 5वें या 6ठे दशक में स्थापित कर दिए थे, उन लोगों ने एक लंबी दूरी तय कर दी। हम लोग इस दूरी को तय करने में हम लगभग 40-50 वर्ष पीछे रहे। परिणाम क्या रहा? उसका प्रभाव प्रदेश की इकोनॉमी पे पड़ा। प्रदेश पिछड़ता गया, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता गया। जब डेवलपमेंट एजेंडे का हिस्सा नहीं होता है तो परिवारवाद और जातिवाद उसमें हावी होती है, गुंडागिर्दी हावी होती है, अव्यवस्था और अराजकता हावी होती है और फिर इसकी चपेट में पूरी व्यवस्था को होना पड़ता है। जब हम समय से 2 कदम आगे चल करके सोचते हैं, उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से न केवल बनाते हैं बल्कि उसको लागू करते हैं, तो परिणाम हमारे सामने आते हैं। याद करिए, 2014 के पहले कैसा भारत हमारे सामने था। अविश्वास, अव्यवस्था, अराजकता, पहचान के एक नए संकट से देश गुजर रहा था। आंदोलन हो रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। पब्लिक में व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश था। और 2014 में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है व्यवस्था में, देश में,
आज आप देख सकते हैं 140 करोड़ भारतीय अपने नेतृत्व के प्रति पूरे सम्मान के साथ पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए उनकी लीडरशिप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों के अग्रसर हो रहा है। आज हमारे पास रैपिड रेल भी है तो मेट्रो भी है, 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है तो एक्सप्रेस हाईवेज की भी एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। लैंडलॉक्ड स्टेट से हट करके हम लोगों ने इनलैंड वाटरवे को यूपी के अंदर भी प्रारंभ कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिकतम सुविधा आज उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, इसकी भी सुविधा है। लॉजिस्टिक आज की आवश्यकता है, इस दिशा में भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। युवाओं के लिए रोजगार सृजन की अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हो, इस पीएम स्टार्टअप की योजना है, पीएम स्टैंडअप की योजना है, डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम हैं। ये सभी कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें भले पैसा पुश्तैनी उनके पास हो न हो, लेकिन पीएम मुद्रा की योजना हमारा डिग्री लेकर के आने वाले युवा के लिए तैयार है, जिससे वो अपना स्टार्टअप स्थापित कर सके। शासन ने अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो आज युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, अन्नदाता किसानों के लिए भी, श्रमिकों के लिए भी, समाज का प्रत्येक तबका, व्यवसायियों के लिए भी, उद्यमियों के लिए भी, समाज के हर एक तबके को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ाने के परिणाम हम सबके सामने देश के अंदर भी आए हैं। तो पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता की सेवा करते हुए हम लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ। 6.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने को उत्तर प्रदेश का कहने में संकोच करता था, पहचान का एक संकट था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। सरकारें समस्या का समाधान करने की बजाय स्वयं में एक समस्या थी। नौजवान के सामने रोजगार का तो संकट था ही, पहचान का संकट भी था। लेकिन नौजवान साथियों, इन 6.5 वर्ष में आज उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं, इस बारे में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने आज के दिन पर अपना पहचान का संकट नहीं है। आज वो ये नहीं कह सकता है, आज छुपा नहीं सकता है कि मैं यूपी का नहीं हूं। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी के नहीं है, लेकिन जब अब पहचान देने की आवश्यकता पड़ती है कहते हैं साहब हम यूपी के हैं, कहते हैं। ये पहचान के संकट से मुक्त करने के साथ साथ अब हम लोगों ने अपनी जो योजना आगे बढ़ाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद प्रदेश में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए पीएम डिजिटल मुहिम से प्रेरणा लेते हुए जिस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। और किस रूप में यूपी इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपने को स्थापित कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश के अंदर पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ सके। 14वें स्थान से हम पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएं। यूपी देश के अंदर की 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था से आज पहली दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की होड़ में खड़ा कर सके। यह एक नया यूपी, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हम सबको देखने को मिल रहा है। आपने अभी हाल ही में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। हमने उस समय एकेटीयू से जुड़े हुए छात्रों को भी उसके साथ जोड़ा था, आईआईएम के छात्रों को जोड़ा था।
अपने अन्य तमाम इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए छात्रों को भी इस अभियान के साथ जोड़ा था। उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए पूर्व नौकरशाहों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों में भी भेजा था। ये इन्वेस्टमेंट समिट का मतलब क्या है? ये केवल निवेश नहीं है, इसके पीछे का एक हेतु भी है। ये जो युवा डिग्री लेकर के आएगा, इसको नौकरी के लिए कहीं और जगह ना जाना पड़े, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही लोगों के बीच उसके लिए नौकरी, रोजगार, स्टार्टअप स्थापित करने के लिए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म सरकार उसको उपलब्ध कराने जा रही है। और आपने देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जिसने निवेश किया था जो 6 वर्ष पहले, उसको भी समेट करके जा रहा था, आज परिणाम क्या है? मात्र 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिलते हैं। 38 लाख का मतलब 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए और आप जैसे डिग्रीधारी नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। उस नौकरी की गारंटी के साथ सरकार आपके पास इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के आई थी और आज उसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। काइट जैसे संस्थान आज न्यू एज कोर्सेज के साथ आगे बढ़ करके अपने युवाओं को तैयार कर रहे थे। मैं इस बात को देखता था, बहुत दिनों से मैं इस बात का इंतजार कर रहा था, बल्कि मैंने AKTU के कुलपति जी को भी इस बारे में कहा था। मैंने कहा हमें स्पेस साइंस का कोर्स भी प्रारंभ करना चाहिए। मेरी भारत सरकार की विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मेरी इस बारे में चर्चा हुई। मैंने कहा भी ये कोर्स दक्षिण भारत में है, अच्छा है, लेकिन उत्तर भारत के युवा भी, उन्हें उत्तर भारत में ये सुविधा प्राप्त हो। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अतुल जी आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि स्पेस साइंस से संबंधित पाठ्यक्रम आपने यहां प्रारंभ किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज ढेर सारी संभावनाएं हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया इधर जा रही है। इन नए कोर्सेज को हमें समय के अनुरूप लेना ही पड़ेगा और इससे भी 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। लोग क्या सोच रहे हैं? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी मदद कर सकता है समाज की, हर एक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की एनओसीज उपलब्ध हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, आप याद करिए जब कुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं, 2019 का कुंभ था और 2019 के कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आना हमारे सामने एक चैलेंज था। कुंभ का मतलब भगदड़, अव्यवस्था, गंदगी ये माना जाता था। हम लोगों ने कहा नहीं, इसकी परिभाषा बदलनी है। कुंभ का मतलब भव्य हो, कुंभ का मतलब दिव्यता हो, कुंभ का मतलब स्वच्छता हो, कुंभ का मतलब सुरक्षा हो, कुंभ का मतलब सुव्यवस्था हो। और इसको बदलने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावी हो सकती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया। हम लोगों ने इसके लिए ICCC की स्थापना की। 25 करोड़ लोग, 24 से 25 करोड़ श्रद्धालु आए। स्वच्छता जो आता था प्रभावित होकर जाता था। कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग एक सामान्य नागरिक को, उसके जीवन को परिवर्तन करने के लिए दे सकते हैं। ड्रोन, अभी मैं देख रहा था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक किसान पेस्टिसाइड छिड़कता है, हाथ से
अपने हाथ में लेकर के जहरीली दवा, आप सोचिए कि एक जहरीले कीड़े को मारने के लिए जिस दवा को वह छिड़क रहा है उसका दुष्प्रभाव उस पर भी तो पड़ेगा, और वह तमाम गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता था। टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपने हाथ से छिड़कने के लिए मजबूर होता था, बीमार हो जाता था, बेहोश हो जाता था, खेत में पड़ा रहता था। आज ड्रोन है, 20 किलो का चेंबर एक साथ भर करके ले जा सकता है और 10 मिनट में 1 एकड़ खेती में पूरी पेस्टिसाइड को, पूरी केमिकल को छिड़क करके ला सकता है। बेहतरीन तरीके से एक समान रूप से छिड़क करके परिणाम दे सकता है। जिस कार्य को करने में एक व्यक्ति को घंटों लगते, उसको मात्र ड्रोन 10 मिनट में उस कार्य को संपन्न कर दे रहा है। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो गया, व्यक्ति की सुरक्षा भी कर दी गई और उसको आने वाले संभावित खतरों से भी बचा दिया गया। ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरीन उपयोग हो सकता है, सुरक्षा में बेहतरीन उपयोग हो सकता है, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने में टेक्नोलॉजी बेहतरीन उपयोग हो रही है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन याद रखना, ये टेक्नोलॉजी मानव के द्वारा संचालित हो, मानव उससे संचालित न हो। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा, हम टेक्नोलॉजी के दास न बने। टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा संचालित हो और हम उस पर एकाधिकार प्राप्त करके उसको अपने अनुसार मानव कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए हम उसका उपयोग करें। मुझे लगता है कि यह आज की आवश्यकता है। दुनिया के जितने बड़े सीईओज हुए हैं, सबने इस बात को हमेशा महसूस किया, टेक्नोलॉजी आवश्यक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम अपने अनुरूप, अपने और समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास करें, उसका गुलाम बनने का कभी प्रयास न करें। आज मैं देखता हूं अक्सर अपने युवाओं को, और प्रतिभा से संपन्न है, ऊर्जा से उत्प्रोत है, उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है। और वैसे ही नहीं कहा हमारे ऋषि मुनियों ने, उन्होंने इस बारे में हमेशा कहा कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ, यानी कोई अयोग्य नहीं है। और हमारा युवा तो भरपूर ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा से भरपूर है, जहां कहीं भी गया है दुनिया में उसने सफलता के नए झंडे गाड़े हैं, देश में भी दुनिया में भी। उस युवा के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम कौन सा कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं, ये आवश्यक है। और इसी दृष्टि से सरकार ने भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। हम स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं, तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके। लेकिन ये टैबलेट और स्मार्टफोन पाठ्यक्रम की दृष्टि से है, पाठ्यक्रम के अनुकूल और शासन की योजनाओं की जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। दिन भर उसी टैबलेट और स्मार्टफोन पे ही खर्च करने की बजाय हमें कुछ मैनुअली भी कार्य देखने का अभ्यास करना चाहिए। अक्सर होता क्या है, जब हम कैलकुलेटर के और अपने स्मार्टफोन के ज्यादा दास बनते हैं, तो किसी दुकान में गए, किसी संस्थान में गए, वहां पे फिर जब जोड़ घटाना प्रारंभ होता है तब उसके सामने समस्या खड़ी होती है। इसलिए हमें उस पे भी ध्यान देना होगा। आज की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा संचालित हो, हम उसके द्वारा संचालित हो। हम रोबोट नहीं, मनुष्य रोबोट नहीं बन सकता। रोबोट को अपनी सुविधा के अनुसार संचालित करने की सामर्थ्य हमारे पास हमेशा बनी रहनी चाहिए और ताकत हमारे पास होनी चाहिए। और दुनिया आज इस दिशा में सबसे ज्यादा चिंता दुनिया के सीईओज के सामने इसी बात को लेकर की है कि हम अब टेक्नोलॉजी को किस स्टेज तक और आगे बढ़ा सकते हैं। और काइट ने एक योग्य योजक के रूप में अपने इस दायित्व का निर्वहन किया है। 25 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए काइट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज यहां डिग्री मिली है,
बीटेक की भी, एमटेक की भी, बी फार्मा की भी, एम फार्मा की भी, एमसीए की भी। मैं देख रहा था, उनके मन में एक जज्बा था। वे छात्र बहुत सारे यहां आ भी नहीं पाए थे, लेकिन उन छात्रों ने अच्छा किया। काइट जैसे संस्थान से उन्होंने अपनी डिग्री ले ली और डिग्री लेकर के आज वे अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग का भी एक संस्थान यहां पे यह संस्थान चला रहा है और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से बहुत सारे छात्रों का प्लेसमेंट हुआ होगा, बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप स्थापित करेंगे और प्रदेश में तो बहुत संभावनाएं हैं। हम एक फार्मा पार्क लेके आ रहे हैं। प्रदेश में फार्मा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, हर एक क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में हम डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का कार्य भी कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश कार्य कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ जुड़ करके हमें अपनी प्रतिभा का बेहतरीन मंच वहां पर हम शासन जहां आपको उपलब्ध कराएगा, वहीं साथ ही साथ अपनी प्रतिभा को जितना मेहनत कर सकते हैं उसके लिए आप करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए भी, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी होने चाहिए। याद रखना, हम सब कुछ करें, लेकिन हमारे सामने हमेशा हमारा देश और हमारा समाज हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र पहले है, फिर समाज उसके बाद में आएगा, परिवार तब तीसरे नंबर पर और मेरा स्वयं का हित चौथे नंबर पर। जिस दिन इस लक्ष्य को लेकर के हम चलेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे युवा शक्ति हमारे पास है, हमारे देश के पास है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। तो छात्रों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना संबोधन किया। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने छात्रों को डिग्री भी वितरित की। छात्रों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।